हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बुड में। तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इस उम्मीद बैच में। और इस उम्मीद बैच में आपको प्यारे बच्चों क्या पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पे आपको इस उम्मीद बैच में कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। क्योंकि प्यारे बच्चों इस उम्मीद बैच में ना हम लोग क्या करने वाले, हम लोग अब करने वाले हैं कुछ यहाँ पे प्रहार। हम लोग का 30 दिन का प्लान रहेगा, जिसमें प्यारे बच्चों क्या आज डे क्या है प्यारे बच्चों 1 है। और इस डे 1 में हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हम लोग पहले करेंगे चैप्टर वाइज यानी आप देख लीजिए क्रैश कोर्स के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, एक एक चैप्टर का पूरा उसका सब्जेक्टिव, एक चैप्टर में जितना सब्जेक्टिव रहता है इंपॉर्टेंट सब पढ़ेंगे। फिर उसी वीडियो में उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। यानी डेली सुबह एक चैप्टर को 1 शॉट में पूरा समाप्त किया जाएगा। तो ये जो यहाँ पे आपका क्लास होने वाला है ना, ये क्लास आपके लिए वरदान होने वाला है। तो जितने भी सारे स्टूडेंट हैं जिनका तैयारी अभी बिल्कुल भी नहीं हुआ है, मात्र 30 दिन का क्लास होगा, ये सुबह का क्लास होगा। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री इसमें खत्म कर दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये क्लास ना आप लोग भूल के भी मत छोड़िएगा, और जितना जल्दी हो सके आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी शेयर कीजिए। तो जितने सारे स्टूडेंट एक बार जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए सभी बच्चा पार्टी एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि क्लास में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाला है। और आज हम लोग शुरुआत करने हैं डे 1 से, और ये 30 दिन का प्लान है, जिसमें से हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री को पूरी तरीके से ऑल चैप्टर वाइज खत्म कर दिया जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले तो हम पूछना ही भूल गए, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, कैसे हैं बाबू आप सब, एक बार बता दीजिए प्लीज सभी बच्चे बताइए। और यहाँ पे वीडियो को तुरंत शेयर कीजिए, क्योंकि जिन बच्चों का तैयारी नहीं हुआ है ना, उनके लिए ये वरदान हो जाएगा। तो देखिए हम लोग क्रैश कोर्स के माध्यम से करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। किसके माध्यम से? क्रैश कोर्स के माध्यम से हम लोग अंतिम प्रहार करने वाले हैं 2024 फाइनल बोर्ड परीक्षा में, चैप्टर वाइज क्रैश कोर्स। तो ये प्यारे बच्चों आपके लिए एक वरदान हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या खासियत है ये उम्मीद बैच में आपको पता है। तो यहाँ देखिए हम लोग आज केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। यहाँ देखिए जिनका तैयारी नहीं हुआ है ना, वो आ जाए और यहाँ पे अपना तैयारी करे 1 शॉट में। यहाँ पे क्या होगा, एक एक चैप्टर का, जैसे हम लोग इसमें फर्स्ट चैप्टर का जितना भी सब्जेक्टिव, यहाँ पे आपको पॉइंट नहीं बताया जाएगा, इसमें सब्जेक्टिव बताया जाएगा, ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा, जो एग्जाम में पूछा जाता है। ये पूरा कर लीजिएगा ना, तो आपका एक भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछेगा, किसी भी चैप्टर से पूछेगा, आपका नहीं छूटेगा, विश्वास बना के रखिएगा। तो ये 30 दिन का जो प्लान है, हो सकता है बीच में यहाँ पे सेंटर एग्जाम हो तो आपका ये क्लास 2-3 दिन बंद रहे। बाकी मान लीजिए कि हाल फिलहाल में मान लीजिए कि ये 40 दिन का क्लास है, और इस 40 दिन के क्लास में आपको पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग बना दिया जाएगा। तो आप इस क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे जैसे चैप्टर 1 हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो उसमें जितना सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, इसी वीडियो में होगा। तो आप लोग रेडी है ना? तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए फटाफट लाइक कर दीजिएगा। और प्यारे बच्चों ऑनलाइन टेस्ट साथ में आपको देते चलना है, ऑनलाइन टेस्ट देते चलना है। तो ऑनलाइन टेस्ट आप लोग देते चलिएगा, और नहीं आता है तो हम आपको बताएंगे कि कैसे आप लोग ऑनलाइन टेस्ट देना है। और चलिए आपको पैड ग्रुप में भी ऐड होना पड़ेगा, ऐड हो जाइएगा। तो इस सब का PDF, आपकी तैयारी, सबका जिम्मेवारी मेरे पास रहेगा। तो आप लोग पैड ग्रुप में आप लोग ऐड हो जाइएगा। ज़्यादा प्राइस बाबू नहीं है, एक बार आप लोग कॉल करके बात कर लीजिएगा, 91 35 74 20 24। आप इस पे कॉल करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, फ्री वाला। अगर चाहते हैं आप लोग तो इसमें प्यारे बच्चों क्या है, आप इससे बात करके उम्मीद बैच में भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कम प्राइस में, लोएस्ट प्राइस में। तो चलिए प्यारे बच्चों बिना किसी देरी के हम क्लास को शुरू करते हैं। तो एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए सभी बच्चे एक बार वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए बाबू शेयर कीजिए फटाफट से। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। आ जाइए बाबू यहाँ पे पहले नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए हम क्या यहाँ पे बताए हैं आपको कि इस उम्मीद बैच में आपको क्या होने वाला है, चैप्टर वाइज जितना भी सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट होगा, ऑब्जेक्टिव सब इसमें होगा। तो फटाफट से करते चलिए। देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए बाबू, जो एग्जाम में पूछा जाता है कि यहाँ पे जो आयनिक ठोस होता है वो क्या होता है, गलित अवस्थाओं में विद्युत का चालक होता है, परंतु जो ठोस अवस्थाओं में होता है नहीं होता है। व्याख्या कर दीजिए इसका। क्वेश्चन इसी प्रकार बनता है, तो याद रखना है। देखिए इसको किस प्रकार एक्सप्लेन किया जाएगा,
कि 110% आपको पूरा समझ में आएगा। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस प्रकार है कि आयनिक ठोस गलित अवस्था में यानी द्रवित अवस्था में, गलित का मतलब क्या, द्रवित अवस्था में क्या होता है, विद्युत का चालक होता है, परंतु ये जब ठोस अवस्था में होता है तो विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है, तो यही हमको एक्सप्लेन करना है। तो समझिएगा प्यारे बच्चों, एक बार में आपको समझाएंगे और उम्मीद है कि आप लोग एक बार में इसको याद कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ आप देख लीजिए कि आयनिक ठोस क्या होता है। यहाँ आप देखिए गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक यानी चालक कैसे होते हैं। तो देखिए आयनिक ठोस में वैद्युत चालकता आयनों की गति के कारण होता है। वैद्युत ठोस में यहाँ पे समझिएगा कि आयनिक ठोस में वैद्युत जो चालकता होगा आयनों की गति के कारण होगा। उसमें आयंस पाए जाते हैं, धन आयंस, ऋण आयंस, तो उसी के कारण क्या होता है समझिएगा कि आयनिक ठोस में वैद्युत चालकता आयनों की गति के कारण होता है। चूंकि ठोस अवस्था में आयनिक गतिशील नगण्य होते हैं, ये यहाँ पर देखिए इस अवस्था में चालक नहीं होते हैं। क्या होते हैं, ठोस में क्या होते हैं, नगण्य होते हैं, यानी वो हिल डुल नहीं सकते हैं। नगण्य यानी क्या, असंपीड्य होते हैं, तो उस अवस्था में क्या होंगे, ये चालक नहीं होंगे। और यहाँ देखिए गलित उपस्थिति में आयन में कुछ गतिशीलता आ जाती है, यानी यहाँ देखिए जो गलित अवस्था होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसमें जो आयन होंगे गति करेंगे, जो आयन्स होंगे उसमें क्या होंगे, गतिशील हो जाएंगे। यही कारण है प्यारे बच्चों, क्या यही कारण है कि क्या होता है कि आयनिक ठोस में गलित अवस्था में क्या होती है, चालक बन जाते हैं। यानी क्या होता है, आयनिक ठोस में गलित अवस्था में क्या होता है, विद्युत के चालक होते हैं, और ठोसीय अवस्था में क्या होते हैं, नहीं होते हैं। यही कारण है। क्योंकि यहाँ पे समझिए, हम आपको फिर से समझाने का कोशिश कर रहे हैं क्या होता है यहाँ पे, फिर से आप लोग समझ लीजिए एक बार, पूरा आपको समझ में आ जाएगा कि आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत के चालक क्यों होते हैं। क्योंकि उसमें क्या होते हैं, आयंस पाए जाते हैं जिसके द्वारा धारा प्रवाहित होता है। तो जब यहाँ देखिए ठोस में क्या होता है, असंपीड्य होता है, जो उसके आयंस होते हैं एक दूसरे से एकदम चिपके हुए होते हैं, सटे होते हैं, तो वो गति नहीं कर पाते। वहीं द्रवित अवस्था में क्या होता है, कुछ यहाँ पे देखिए अलग अलग होते हैं जिससे आयंस गति करता है, उसी कारण क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। और ठोस में क्या होता है, जब ये ठोसीय अवस्था में होता है तो एक दूसरे से सटे होते हैं, उसमें क्या होते हैं, आयंस गति नहीं कर पाते। यही कारण है कि प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताएगा कि आयनिक गति जो गलित अवस्था यानी जो द्रवित अवस्था में होते हैं उसमें क्या, इलेक्ट्रॉन गति करता है, यानी उसमें जगह होता है जाने का। तो इसीलिए क्या होता है प्यारे बच्चों, वो गलित अवस्था में जब होगा तो विद्युत का चालक होगा। और वहीं ठोस की अवस्था में होगा, ठोस के अवयवी कण एकदम एक दूसरे के करीब होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर सकता। तो इसलिए वो जो ठोसीय अवस्था में होता है तो क्या होता है, वो प्यारे बच्चों विद्युत का सुचालक होता है, यानी क्या होता है, ठोस अवस्था में वो नहीं होता है। तो ये आपको याद कर लेना है, ये आपको याद रहेगा। एक बार बताइए तो याद हो गया। आप लोग अपने से भी बना के लिख सकते हैं, इस प्रकार आपको समझाया जा रहा है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आइए कि ठोस प्रायः असंपीड्य क्यों होता है। ठोस प्रायः असंपीड्य क्यों होता है, क्यों इस पे दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पे आपको ये बताना है कि ठोस आखिर क्यों असंपीड्य होता है। तो चलिए यहाँ पे इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए ठोस के अवयवी कण, चाहे वो परमाणु हो, आयन हो, अणु हो, ध्यान रखिएगा, ठोस के अवयवी कण के मध्य दूरी बहुत कम होती है। ठोस के जो अवयवी कण होते हैं ना, एक दूसरे से एकदम चिपक के रखते हैं, उसमें दूरी होती ही नहीं है, खाली गैप होता ही नहीं है, होता भी है तो एकदम ना मात्रा के बराबर। तो यहाँ पे वही बात कर रहा है कि ठोस के जो अवयवी कण होंगे ना, एक दूसरे के बहुत ही कम दूरी पे होते हैं। इन्हें और अधिक पास लाने पर इनके कणों में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अवरोधों में प्रतिकर्षण प्रारंभ हो जाता है, इसलिए इन्हें अधिक पास और लाया नहीं जा सकता है। इसलिए क्या होता है, ठोस असंपीड्य होता है। इसलिए ठोस पे क्या होता है, दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इसके अवयवी कण खुद ही इतना पास होते हैं कि इस पे दाब का प्रभाव क्या होगा, नहीं पड़ेगा। इसी कारण से क्या होता है, ठोस हमारा असंपीड्य होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा, ये भी क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए दो क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। यहाँ पे चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि एक क्रिस्टल में नॉन साइकोमेट्री डिफेक्ट यानी कमी क्या होता है। ये सब क्वेश्चन होता है एग्जाम में पूछे जाने वाला। जैसे हम यहाँ पे उम्मीद बेस में बता दिए कि आपको ये जो क्लास करवा रहे हैं ना, तो चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव और चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, आपको पॉइंट नहीं बता रहे कि ये पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट वो पढ़िएगा तो टाइम लग जाएगा। अब आप लोग उम्मीद बैच में आए हैं तो ये सब पढ़िए। देखिए क्वेश्चन है कि एक क्रिस्टल में नॉन साइकोमेट्री डिफेक्ट यानी क्या होता है। तो क्रिस्टल में नॉन साइकोमेट्री डिफेक्ट क्या होता है, तो यहाँ देखिए धातु आयन की अधिकता या धातु आयन की न्यूनता के आधार पर नॉन साइमेट्री दोष को दो प्रकार के होते हैं। यहाँ देखिए नॉन साइकोमेट्री दोष कितने प्रकार के होते हैं, धातु की अधिकता, एक मिनट रुक जाइए
चलिए यहाँ पे देखिए हम आपको समझाते हैं। देखिए धातु आयन की अधिकता या धातु आयन की न्यूनता के आधार पर, यहाँ आप देखिए धातु आयन की अधिकता या धातु आयन की न्यूनता के आधार पर नॉन सिमेट्री को दो प्रकार में बांटा गया है। पहला है धातु अधिकता दोष। इस दोष में धातु आयन की संख्या अधिक होती है। धातु अधिकता दोष यानी क्या होगा, एक होता है धातु अधिकता दोष, एक होता है धातु न्यूनता दोष। जिसमें क्या होता है, धातु अधिकता दोष में क्या होता है, धातु अधिकता दोष में धातु धन आयनों की संख्या अधिक होती है। धातु धन आयनों की संख्या क्या होती है प्यारे बच्चों, इस दोष में धातु धन आयनों की संख्या अधिक होगी। जबकि धातु न्यूनता दोष में क्या होगा, इसमें यहाँ देखिए एक धन आयन जालक में से अपने स्थान से क्या रहता है, अनुपस्थित रहता है, यानी इसमें कमी आता है। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, धातु न्यूनता दोष। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि एक क्रिस्टल में नॉन साइकोमेट्री दोष क्या होता है, तो नॉन साइकोमेट्री दोष एक क्रिस्टल में दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है यहाँ आप देखिए धातु अधिकता दोष, दूसरा होता है धातु न्यूनता दोष। तो धातु अधिकता दोष क्या होता है, आपको याद रखना है कि जिसमें क्या होता है, इस दोष में धातु आयन की संख्या अधिक होती है। धातु अधिकता दोष में धातु आयन हमारे अधिक होंगे। और धातु न्यूनता दोष में क्या होता है कि एक जालक में से क्या होता है, अपने स्थान से निकल के अनुपस्थित रहता है, उसे धातु न्यूनता दोष कहते हैं। तो ये भी आपको समझ में आया तो एक बार फटाक एक बार क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को। अगला आ जाइए कि संकुलन क्षमता क्या है। ये सब क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ लीजिएगा ना, एकदम 100% गारंटी आपको दिया जा रहा है कि एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ना ऑब्जेक्टिव छूटेगा ना सब्जेक्टिव। मात्र 30 से 40 दिन का ये पैकेज है, आप लोग फटाफट से कर लीजिए। सुबह का क्लास तो बिल्कुल नहीं छोड़िएगा प्यारे बच्चों, 5 बजे एम वाला क्लास ये चलता है जो। देखिए यहाँ देखिए संकुलन क्षमता क्या होता है। संकुलन क्षमता कई बार पूछा गया है, संकुलन क्षमता क्या होता है, तो क्रिस्टल में उपलब्ध कुल स्थान का परमाणुओं द्वारा घेरा हुआ आंशिक संकुलन क्षमता ही हमारा क्या कहलाता है, संकुलन क्षमता कहलाता है। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत बढ़िया। संकुलन क्षमता क्या कहलाता है, तो देखिए क्रिस्टल में उपलब्ध कुल स्थान का परमाणु द्वारा घिरा हुआ अंश। यहाँ पे समझिएगा कि क्रिस्टल में उपलब्ध कुल स्थान द्वारा परमाणुओं द्वारा घेरा हुआ अंश ही हमारा क्या कहलाता है, संकुलन क्षमता कहलाता है। संकुलन दक्षता बोलिए या संकुलन क्षमता बोलिए, उसे कहते हैं। प्रायः यहाँ पे क्या होता है, इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। संकुलन क्षमता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। तो इसीलिए ना पूछा जाता है कि फलक केंद्रीय किसका, यहाँ पे देखिए बीसीसी का संकुलन क्षमता कितना होता है, एससीपी का, सिंपल क्यूबिक का संकुलन क्षमता आप बताते हैं 52%। ये सब आप लोग पढ़े हैं ना, तो यही है संकुलन क्षमता। जैसे आप लोग बताते हैं बीसीसी का कितना होता है, 68% संकुलन क्षमता होता है। एससीपी का संकुलन क्षमता कितना होता है, आप कितना बताते हैं, तो आप कितना बताते हैं, तो आप बताते हैं प्यारे बच्चों कितना, तो यहाँ पे आप बताते हैं 68, यहाँ पे देखिए 78%। तो यहाँ पे देख लीजिए ये सब जो क्वेश्चन होता है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो संकुलन क्षमता आपको याद होना चाहिए कि क्रिस्टल में उपलब्ध कुल स्थान का परमाणुओं द्वारा घेरा हुआ अंश ही हमारा संकुलन क्षमता कहलाता है और इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए प्यारे बच्चों। पूरा चैप्टर का निचोड़ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये सब क्लास आपको नहीं छोड़। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि कांच को यहाँ देखिए अतिरिक्त द्रव क्यों माना जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए और आप लोग आंसर लगाने की कोशिश कीजिए कि कांच को अतिरिक्त द्रव क्यों माना जाता है। कांच को अतिरिक्त द्रव या अतिशीतलित द्रव, ये बात एक ही है कि कांच को अतिशीतलित द्रव या अतिरिक्त द्रव क्यों माना जाता है। ये क्वेश्चन आता है बार बार एग्जाम में। तो समझिए यहाँ पे कि कांच को अतिरिक्त द्रव क्यों माना जाता है। तो देखिए कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है। ये आपको पता है कि कांच क्या होता है, एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है। कांच का निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होता है। कांच को हम लोग बराबर भागों में नहीं बांट सकते, इसलिए क्या होता है, कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है। तो समझिए कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है, द्रव के समान इसमें प्रवाहित, यहाँ देखिए प्रवृत्ति होती है। क्या होती है, द्रव के समान इसमें क्या होती है, प्रवाहित प्रवृत्ति पाई जाती है। यथापि अब यहाँ पे क्या होता है, वह प्रवाह बहुत ही धीरा होता है, बहुत ही मंद होता है। अतः इसे यहाँ देखिए आभासी ठोस अथवा अतिशीतलित द्रव भी कहा जाता है। यहाँ पे आप लोग रीजन समझिएगा, नहीं समझे होंगे, हम है ना समझाने के लिए। कांच क्या होता है, एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है। यहाँ पे क्या होता है प्यारे बच्चों, एक अक्रिस्टलीय ठोस होता है। यहाँ पे आपको याद रखना है अमरफस सॉलिड होता है। कांच क्या होता है, अमरफस सॉलिड होता है जो द्रव के समान उसमें प्रवाहित की प्रवृत्ति होती है। द्रव जैसे प्रवाहित होता है ना, उसी प्रकार उसमें भी प्यारे बच्चों क्या होता है, द्रव की तरह वो भी प्रवाहित होता है। लेकिन इसका जो प्रवाह होता है ना, जो यहाँ पे
यहाँ पे जो कांच का जो अतिशीतित द्रव होता है, जो कांच होता है, इसमें जो प्रवाह होगा ना एकदम आहिस्ता होगा, मंद होगा। आप लोग यहाँ पे पहले देखे होंगे, पहले के जमाने में आप लोग घर जब देखिएगा ना, बहुत ही ज्यादा पुराना घर देखिएगा, तो जब जो शीशा लगा होता है ना, तो शीशा को आप लोग देख लीजिएगा, बहुत पुराना घर हो जाएगा तो शीशा यहाँ देखिए ऊपर की अपेक्षा नीचे मोटा हो जाता है। देखिएगा आप लोग ध्यान रखिएगा, शीशा अगर है, शीशा लगा हुआ है किसी खिड़की उड़की में, तो देखिएगा कि वो ऊपर की अपेक्षा क्या नीचे मोटा हो जाता है। क्यों मोटा हो जाता है? क्योंकि उसमें प्यार बच्चों ये क्या बोल रहा है, द्रव के समान उसमें प्रवाहित होता है, यानी वो आहिस्ता आहिस्ता यानी मंद गति से क्या होता है, मंद गति से वो क्या होता है, पिघलता है, और पिघल के आके नीचे जमा हो जाता है। तो आप लोग एक बार ध्यान जरूर रखिएगा, पुराने घर में देखिएगा कि जो शीशा होता है ना, वो नीचे की तरफ मोटा होता है। क्यों? इसलिए होता है क्योंकि कांच क्या होता है, एक अति शीतलित द्रव होता है। तो ये भी साथ में आपको समझ में आ गया होगा कि अति शीतलित द्रव क्या है, और ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, और यहाँ पे देख लीजिए आप लोग फटाफट से ना ये कोर्स ज्वाइन आप लोग कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए रामबाण होगा। तो यहाँ पे नंबर हमारा है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और ऑनलाइन टेस्ट अगर देने नहीं आता है तो चलिए अब हम बता देते हैं, उसके बाद से अभी तो क्लास बहुत बाकी है, और यहाँ पे क्लास तो प्यार बच्चों पूरा जबरदस्त होगा, ये सब क्लास करना है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं फटाफट अंदाज में कि ऑनलाइन टेस्ट आपको कैसे देना है, उसके बाद से फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। फटाफट से इंग्लिश का ऑनलाइन टेस्ट चलेगा, आपको बताने कैसे करना है आपको। चलिए यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली अपने फोन में गूगल या क्रोम को ओपन करना है, आपको लिखना है ASKBOARD, आस्क बोर्ड लिख के सर्च करना है। सर्च कीजिएगा, यहाँ पे आस्क बोर्ड लिखा आएगा, क्लिक कीजिएगा, और यहाँ देखिए ऑनलाइन टेस्ट अगर आपको देना है ना, तो बाबू यहाँ पे लिखेगा ऑनलाइन टेस्ट, आपको इसी पे सिंपली एक बार क्लिक करना है। क्लिक कीजिएगा, यहाँ देखिए सेम टू सेम यहाँ पे सामने जैसे केमिस्ट्री ऑनलाइन टेस्ट लिखा है, वहां पे यहाँ पे इंग्लिश का, आप सुबह में आइएगा, क्लास खत्म कीजिए, उसके बाद से यहाँ पे इंग्लिश का टेस्ट रहेगा। सिंपली आपको उसी पे एक बार क्लिक करना है, ध्यान रखिएगा, सिंपली आपको उसी पे एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे नीचे आइएगा, एक पीला कलर का बॉक्स दिखेगा आपको, बॉक्स में नाम पूछेगा, नाम डाल देना है और आपको ऑनलाइन टेस्ट दे देना है। और पीडीएफ इसका कहाँ से डाउनलोड कीजिएगा ये हम आपको बता देते हैं, पीडीएफ भी मिलेगा प्यारे बच्चों, लेकिन जो रेगुलर क्लास करेगा तो। और यहाँ देखिए अगर आप लोग सबका पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग पेड ग्रुप में ऐड हो जाए, और यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड पे टिप किए, और यहाँ पे बहुत सारा पीडीएफ खुलेगा, आके आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए ये तो हो गया आप लोग, लेकिन ये सब कीजिएगा, क्लास खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद ये सब कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग किस नंबर क्वेश्चन पे थे, यहाँ पे थे 6 नंबर क्वेश्चन पे। अब 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है कि सोडियम क्लोराइड का द्रवणांक Na से ज्यादा क्यों होता है। ये सब प्यारे बच्चों उम्मीद बैच का ये कमाल है कि ऐसा क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने। यहाँ पे क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड का द्रवणांक Na से ज्यादा क्यों होता है। तो सोडियम क्लोराइड का द्रवणांक Na से ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि NaCl एक आयनिक ठोस है जिसमें Na पे प्लस और Cl पे माइनस होता है। ये तो आपको पता ही होता है, ये तो आपको पता है, ऐसे ही लिखना है कि NaCl एक आयनिक ठोस है जिसमें क्या होता है, Na पे प्लस और Cl पे माइनस होता है। यहाँ आप देखिए इनके बीच मजबूत, यहाँ देखिए बल लगा रहता है, Na और Cl के बीच क्या होता है, एक मजबूत बल लगा रहता है। लेकिन यहाँ देखिए सोडियम एक ठोस धातु होता है, इसमें आकर्षण बल नहीं लगता है, इसलिए NaCl का द्रवणांक सोडियम से ज्यादा होता है। अब इससे भी अच्छा डिफिनीशन आपको कहीं मिलेगा, नहीं मिल पाएगा, ये गारंटी है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा सोडियम क्लोराइड का द्रवणांक Na से ज्यादा क्यों होता है, तो Na से ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि आपको पता है NaCl एक आयनिक ठोस है जिसमें Na पे प्लस Cl पे माइनस होता है, जबकि इनके बीच एक क्या होता है, मजबूत बल से बंधा रहता है। लेकिन सोडियम एक ठोस धातु है, इसमें आकर्षण बल क्या होता है, नहीं लगा रहता है, इसलिए NaCl का द्रवणांक सोडियम से ज्यादा होता है। लिख दीजिएगा, 100% आपका नंबर मिलेगा। तो इस प्रकार आप लोग क्वेश्चन को एक्सप्लेन कीजिए और लिखते चलिए। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन भी क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि क्रिस्टलीय ठोस क्या है। जितना भी प्यारे बच्चों चैप्टर 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो एग्जाम में आता है वो आपको बता के ही रहेंगे हम। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। तो वैसा ठोस पदार्थ जिसका निश्चित ज्यामितीय आकृति हो, जिसको हम लोग बराबर बराबर भागों में बांट सकते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए हीरा, क्वार्ट्ज, ग्रेफाइट, नमक, चीनी, आयोडीन, बर्फ, लोहा, तांबा, ये सब क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है। इनको हम लोग बराबर बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो वैसा ठोस पदार्थ जिसका निश्चित ज्यामितीय आकृति हो, जिसको हम लोग बराबर बराबर भागों में बांट सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहते हैं। तो ये आपको याद कर लेना है, ये सब क्वेश्चन एकदम हल्का होता है। अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ पूछा जाता है क्या है, क्वेश्चन ये आता है कि अक्रिस्टलीय ठोस क्या है,
तो यहाँ पे आप क्या लिखेगा, वैसा ठोस पदार्थ जिसका निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं हो, जिसको हम लोग बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैसा ठोस पदार्थ जिसका निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होता है उसे हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, और जिसको हम लोग बराबर बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं उसे हम लोग क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे देखिए कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबड़, बहुलक, ग्लास इत्यादि, ये सब क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। और जो यहाँ देखिए क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो लघु परासी का होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। ये तो छोटा छोटा क्वेश्चन है लेकिन इस चैप्टर में है, तो प्यारे बच्चों ये तो बताना पड़ेगा ना, ये चैप्टर में है, अगर इंपॉर्टेंट है तो प्यारे बच्चों वन शॉट चल रहा है तो बताना पड़ेगा कि नहीं, आप ही बताइए। और आप ही बताइए क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं। ऐसे ऐसे क्लास अगर पूरा चैप्टर वाइज आपको मिल जाए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तो मजा आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा पूरा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए बिंदु दोष क्या है, पॉइंट दोष क्या होता है, तो देखिए क्रिस्टल में किसी परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में जो भी उत्पन्न दोष होता है, यहाँ आप देखिए बिंदु दोष, आपको ऐसा एक्सप्लेन कोई नहीं करेगा। देखिए बिंदु दोष क्या है, तो क्रिस्टल में किसी परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में उत्पन्न दोष को ही हम लोग क्या कहते हैं, बिंदु दोष कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना, बिंदु दोष दो प्रकार के होते हैं, जैसे आपको पता होना चाहिए साइकोमेट्री दोष और नॉन साइकोमेट्री दोष। तो यहाँ देखिए साइकोमेट्री दोष क्या होता है, ध्यान रखिएगा, धातु अधिकता दोष हो गया, धातु न्यूनता दोष हो गया, यहाँ पे आपको याद रखना है। तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ आप देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने आ जाइए। ये क्वेश्चन बड़ा बार बार पूछा जाता है कि शॉर्टकी दोष क्या होता है, एक बार आंसर दीजिए। चलिए फटाफट से यहाँ पे आप लोग आइए, जल्दी जल्दी प्यारे बच्चों। और आपके पास टाइम कम है, आपसे बोलेंगे, गुजारिश करेंगे कि ये जो क्लास है ना सुबह का, आपका जिंदगी बदल सकता है, तो ये क्लास आप लोग जरूर कीजिए। देखिए क्वेश्चन है ये शॉर्टकी दोष क्या होता है, तो इस दोष में धन आयन और ऋण आयन अपने स्थान से हट जाते हैं, और यहाँ देखिए अर्थात आयनिक यौगिक में क्रिस्टल में विपरीत आयन समान जालक से स्थान में अनुपस्थित हो जाते हैं। कहने का मतलब क्या, जब समान संख्या में धन आयन और ऋण आयन अपना क्रिस्टल जालक छोड़ के गायब होने लगते हैं, समान संख्या में धन आयन, जैसे यहाँ से माइनस उड़ गया, यहाँ से क्या उड़ गया, प्लस उड़ गया, यानी आप देखिए समान संख्या में धन आयन ऋण आयन गायब होने लगते हैं, क्रिस्टलवे छोड़ के भाग जाते हैं, इसी को हम लोग शॉर्टकी दोष कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना है। और शॉर्टकी दोष के कारण क्या होता है, ये जो ठोस का घनत्व है ना, इसमें क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, यहाँ से माइनस उड़ा और यहाँ से क्या उड़ा, प्लस उड़ा, ये दोनों क्या हो गया, उड़ गया, तो ये तो इसका खाली स्थान हो गया, यानी इसका क्या हो गया, घनत्व कम हो गया। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ठोस का घनत्व क्या होता है, शॉर्टकी दोष में कम हो जाता है। अगला आज ही है कि क्रिस्टल और अक्रिस्टल में अंतर, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। बाबू यहाँ पे ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज इसको कीजिए। और यहाँ पे A to Z यहाँ पे सुबह का क्लास कीजिए, इसके बाद से इसमें इसका ऑब्जेक्टिव भी है, क्योंकि वन शॉट क्लास चल रहा है। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, पढ़िए कि क्रिस्टल और अक्रिस्टल में अंतर बताइए। तो देखिए क्रिस्टल और अक्रिस्टल में अंतर क्या होगा, या जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसका क्या होता है, एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है, और यहाँ पे अक्रिस्टलीय क्या होगा, निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होगा। क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग बराबर बराबर भागों में बांट सकते हैं ना, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस को बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए कि इसका द्रोणांक निश्चित होता है, किसका, क्रिस्टल का द्रोणांक निश्चित होता है, जबकि इसका द्रोणांक अनिश्चित होगा, इसका द्रोणांक अक्रिस्टलीय का अनिश्चित होगा। और यहाँ आप देख लीजिए ये क्या होता है, असमदैशिक होते हैं। यहाँ पे देखिए विभिन्न दिशाओं में विभिन्न गुण होगा इसका, और यहाँ पे क्या, विभिन्न दिशाओं में समान गुण होता है। तो यहाँ पे इससे क्या होते हैं, ये समदैशिक होते हैं, अक्रिस्टलीय समदैशिक, विभिन्न दिशाओं में समान गुण, विभिन्न दिशाओं में समान गुण होगा किसका, तो यहाँ पे अक्रिस्टलीय ठोस का। और यहाँ पे क्या होता है, असमदैशिक, यानी विभिन्न दिशाओं में विभिन्न गुण होगा, उसे क्या कहेंगे, असमदैशिक कहते हैं। और यह दीर्घ परासी का होता है, यानी कहने का मतलब क्या, क्रिस्टलीय दीर्घ परासी का होता है, यानी जो क्रिस्टल का पेयर बनता है AB 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 AB, ये लंबा बना चला जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आपसे पूछ दे अक्रिस्टलीय, तो ये लघु होता है, AB बना फिर BB बनेगा फिर AB बनेगा, यानी इसका पेयर नहीं बनेगा, ना मात्रा, छोटा बनता है, छोटा बनता है या बनता भी नहीं है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। तो प्यारे बच्चों इतना हम आपको सब्जेक्टिव करा दिए, बताइए मजा आया कि नहीं आया। अब बताइए इतना आपको सब्जेक्टिव करा दिए चैप्टर 1 से, और इसमें से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, छूटेगा, और आपको याद भी हो जाएगा। 10 मिनट इसको देखिएगा ना, आपको याद हो जाएगा। अभी जैसे देखें टटका टटकी, फिर इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। और जितने भी प्यारे बच्चे हैं हमारे पैड ग्रुप वाले, और जितने भी नहीं लिए आप लोग कोर्स ले लीजिए, बहुत ही सस्ता है
और यहाँ पे आप लोग प्लीज उसको परचेस कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन है कि रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋण आयन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिए जाएं, जकड़ लिए जाएं, उसे क्या कहेंगे। अब यहाँ पे हम आपको वन शॉट में ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं जो एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे आप लोग इसका आंसर लगाइए तो फटाफट से कि जब आप देखिए रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋण आयन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिए जाए, तो जब यहाँ देखिए जब इलेक्ट्रॉन ऋण आयन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिए जाते हैं तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, एफ सेंटर दोष कहते हैं। शॉर्टकी दोष में क्या होता है, वो क्या होता है, अपना क्रिस्टल जालक छोड़ के गायब होने लगते हैं। और यहाँ देखिए फ्रेंकल दोष में क्या होता है, अपना क्रिस्टल जालक छोड़ के अंतरकाशीय स्थान में चले जाते हैं, यानी क्या उसी में एक स्थान होता है अंतरकाशीय, वहां पे फंस जाते हैं, उसे फ्रेंकल दोष कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। अगला आज ये क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। अक्रिस्टलीय ठोस का मतलब क्या बाबू, जिसको हम लोग बराबर भागों में बांट ही नहीं सकते हैं, जिसको हम लोग बराबर भागों में बांट नहीं सकते हैं, जिसका निश्चित ज्यामिति क्या हो, आकृति ना हो, उसे अक्रिस्टलीय ठोस। तो किस किस का नहीं है, तो कांच का क्या होता है, अतिशीतली द्रव होता है, अतिशीतली द्रव होता है, और ये क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बिल्कुल महत्वपूर्ण है। अगला आज ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि बेरवादार ठोस का उदाहरण कौन सा है। चलिए बेरवादार ठोस कौन सा है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको बताना है कि बेरवादार ठोस का उदाहरण कौन सा है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाए। रवादार नहीं है, बेरवादार है बाबू, बेरवादार। तो बेरवादार की बात करें तो हमारा कौन सा बेरवादार, रबड़ बेरवादार ठोस है। बाकी देखिए रवादार ठोस की बात करें, ग्रेफाइट हो गया, हीरा, नमक, ये सब क्या होता है, रवादार ठोस। लेकिन बेरवादार ठोस हमारा रबड़ हो जाएगा। अगला आज ये क्वेश्चन कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, HCP इकाई सेल में परमाणु कितने होते हैं। HCP के यूनिट सेल में पूछा है कि HCP के एक यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या। तो यहाँ पे आपको बताना कि HCP के यूनिट सेल में, इकाई सेल में हमारे कितने परमाणु, 6 परमाणु। यहाँ पे याद रखना है कि HCP के इकाई सेल में कितने परमाणु, 6 परमाणु। तो 6 पे आपको टिक करना है। चलिए, और ऑनलाइन टेस्ट इसके बाद से फटाक से जाके देना है आपको, PDF डाउनलोड करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबक को प्रदर्शित करता है। कौन सा ऐसा ऑक्साइड है जो लौह चुंबकीय प्रदर्शित करता है, लौह चुंबकीय। तो लौह चुंबकीय कौन करेगा, तो Fe यहाँ पे देखिए 3O4 नहीं करता है, Fe यहाँ पे देखिए 3O4 नहीं करेगा, V2O5 नहीं करेगा, MnO2 नहीं करेगा, CrO2 करेगा। क्या होगा, कौन करेगा, तो यहाँ पे CrO2 क्रोमियम ऑक्साइड करेगा। तो यहाँ पे आपको याद कर लेना। अगला आज की क्रिस्टल होते हैं प्यारे बच्चों, क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं। ये सब क्वेश्चन तो एकदम हलवा टाइप होता है, ललुआ टाइप होता है, गलुआ टाइप होता है। तो यहाँ पे ये सब क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट होता है, आसान है। तो क्या क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल 4 प्रकार के, मारो ना, क्रिस्टल कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। तो यहाँ पे आपको याद रखना, 7 प्रकार नहीं मारना है, मूल क्रिस्टल तंत्र हमारे साथ होते हैं। चलिए यहाँ पे बता दीजिए कि रवादार ठोस कौन सा है। अब अभी बताएं प्यारे बच्चों की रवादार ठोस कौन सा होगा। तो हीरा, हीरा क्या होगा प्यारे बच्चों, हीरा जो होगा हमारा क्या होगा, रवादार ठोस का उदाहरण होगा। तो यहाँ पे आप किस पे मारिएगा, हीरा हमारा क्या हो जाएगा, रवादार ठोस। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। वन शॉर्ट क्लास में प्यारे बच्चों ये सब क्वेश्चन ना छोड़ना आपको बिल्कुल नहीं है। अगला यहाँ पे आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है। कौन सा ऐसा गुण है जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ को फॉलो नहीं करता है। देखिए कौन फॉलो करता है, विभिन्न दिशाओं में समान गुण, ये तो फॉलो बिल्कुल नहीं करता है। क्योंकि क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस हमारा क्या होता है, विषम दैशिक होता है, विभिन्न दिशाओं में असमान गुण होता है। हम क्या बताए थे अभी, अंतर बताए थे कि समदैशिक नहीं होता है, क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिक होता है, विभिन्न दिशाओं में असमान गुण होता है। तो इसमें तो लिखा है कि कौन पदार्थ का, यहाँ पे क्या क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है विभिन्न दिशाओं में समान गुण, नहीं, विभिन्न दिशाओं में असमान गुण होता है। क्या होता है, विभिन्न दिशाओं में असमान गुण होता है क्रिस्टलीय में। बाकी यही किसका है, ये क्रिस्टल का, ये अक्रिस्टल का है। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या सही हो जाएगा, कौन पालन नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे विभिन्न दिशाओं में असमान गुण यहाँ पे क्या कर रहा है, ये पालन नहीं कर रहा है। तो ये क्या होगा, क्रिस्टलीय ठोस का गुण नहीं होगा। ये किसका गुण है, ये अक्रिस्टलीय ठोस का गुण है। क्योंकि अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, समदैशिक होता है, विभिन्न दिशाओं में समान गुण। और यहाँ पे क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस विभिन्न दिशाओं में समान गुण। और यहाँ पे देखिए जो क्रिस्टलीय ठोस होता है वो असमदैशिक होता है, यानी विभिन्न दिशाओं में असमान गुण होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखिए घनाकार क्रिस्टल में विर्वेश जालकों की संख्या। घनाकार क्रिस्टल है, इसमें विर्वेश जालक आपके कितने होंगे। घनाकार क्रिस्टल है ना, तो बाबू घनाकार क्रिस्टल में विर्वेश जालक हमारे कितने होंगे, तो घनाकार क्रिस्टल में विर्वेश जालक हमारे प्यारे बच्चों हो जाएंगे 3। कितने होंगे, हमारा 3 होगा। 3 हमारा क्या हो जाएगा, पूरा राइट आंसर होगा।
आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला आ जाइए क्वेश्चन कि किसी क्रिस्टल के दो समानांतर तलों से मिलकर जो निर्देशांक बनेगा, यानी किसी क्रिस्टल के दो समानांतर तल है उससे जो निर्देशांक बनता है ना कभी भी समान बनेगा। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे साथ में आप लोग आंसर लगाते चलेंगे, किसी क्रिस्टल के दो समानांतर तलों से मिलके जो निर्देशांक बनेगा कभी भी वो समान रहेगा। तो समान क्या होगा, आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला है कि एचसीपी संरचना में पैकिंग प्रभाज कितना हो। एचसीपी है तो एचसीपी में पैकिंग प्रभाज यानी पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, एक बार आप लोग आंसर लगाइए। चलिए फटाफट, चलिए बाबू फटाफट आंसर लगाइए कि एचसीपी संरचना में पैकिंग प्रभाज कितना होता है। तो एचसीपी की बात करें तो हमारा 0.74 होता है। ये आपको याद कर लेना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन प्यारे बच्चों आता है एग्जाम में। चलिए मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है, हमारे मूल क्रिस्टल तंत्र कितने होंगे बाबू। अब यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं कि मूल क्रिस्टल तंत्र कितने होते हैं। तो हमारे मूल क्रिस्टल तंत्र कितने हो जाएंगे, 7 होते हैं मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या। मूल क्रिस्टल तंत्र 7। और कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव हो, अगर यहाँ देखिए संभव की बात किया जाए कितने हमारे संभव हो सकते हैं, 14 प्रकार के संभव हो सकते हैं। लेकिन मूल क्रिस्टल कितने होते हैं, मूल क्रिस्टल हमारे 7 होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि बीसीसी, यहाँ आप देखिए बीसीसी इकाई सेल में पूछा गया कि मुक्त खाली जगह का, यानी जो वॉइड्स होते हैं जो खाली जगह होता है उसका प्रतिशत। तो देखिए बीसीसी में आपका कितना भाड़ा, 68% भाड़ा होता है। तो खाली कितना हुआ, 32% हमारा हो जाता है खाली, यानी खाली कितना हो जाएगा 32%। ए वाला ऑप्शन सही होगा, जो कि आपको याद रखना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आ जाइए कि एक धातु का रमाकरण हेक्सागोनल पैकेज में है और वो एचसीपी संरचना में है, तब पूछा जा रहा है कि धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होगी। चलिए 14 का राइट आंसर बता दीजिए। चलिए बाबू, एक धातु का रमाकरण हेक्सागोनल पैकेज में है और वो एचसीपी संरचना में है, तब पूछा जा रहा है कि तब धातु का कोऑर्डिनेशन संख्या, तब उस धातु का कोऑर्डिनेशन संख्या होगा 12। बाबू याद रखना है, ये सब क्वेश्चन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। अगला आज ये क्वेश्चन कि पोटेशियम का क्रिस्टलन होता है अथवा NaCl का क्रिस्टल संरचना कैसा होता है। पोटेशियम का क्रिस्टलन हो चाहे NaCl का क्रिस्टल संरचना हो, कैसा होता है, तो ये होता है फलक केंद्रीय घनीय जालक FCC का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, FCC का होता है। FCC का होता है प्यारे लाल, तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आ जाएगा सोडियम क्लोराइड का जालक होता है। जो सोडियम क्लोराइड का प्यारे बच्चों जालक होगा, जो सोडियम क्लोराइड का जालक होगा वो कैसा होगा। क्वेश्चन पढ़िए, आंसर लगाइए कि जो सोडियम क्लोराइड का जालक होता है कैसा होता है, ये अष्टफलकीय होता है। अष्टफलकीय सोडियम का जालक अष्टफलकीय, बी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला आ जाइए क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस धातु का समन्वय संख्या 8 है। बाबू किसका समन्वय संख्या 8 होता है, पोटेशियम। पोटेशियम किसका समन्वय संख्या 8 होगा, के का समन्वय संख्या 8 हो जाएगा। मारिए यहाँ पे नेटा पोटा ईटा सब लगा दीजिए 8 पे। यहाँ पे क्या होगा आपका 8 किसका होगा, के का होगा। अगला यहाँ पे आ जाएगी ब्रैग समीकरण है। ये सब क्वेश्चन प्यारे लाल, और यहाँ देखिए जो हमारा 30 से 40 दिन का प्लान है ना, उसका पहला दिन समाप्त, और इसका सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको याद हो जाना चाहिए। और पैड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत सस्ता है, आपकी उम्मीद से भी सस्ता है, यहाँ पे उतना ज्यादा मत सोचिए। देखिए ब्रैग समीकरण क्या होता है, तो यहाँ पे होता है n लैम्डा 2d साइन थीटा। ये क्या होता है ब्रैग समीकरण। तो ब्रैग समीकरण यहाँ पे क्या हो जाएगा, n लैम्डा 2d साइन थीटा हो जाएगा, जिसको आपको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि बॉडी स्टैंडर्ड क्यूबिक एकल सेल में लैटिस बिंदुओं की संख्या कितनी होती है। बॉडी स्टैंडर्ड क्यूबिक एकल सेल, तो यहाँ पे आप लोग फटाफट से इसका आंसर लगाइए कि बॉडी स्टैंडर्ड क्यूबिक एकल सेल में लैटिस बिंदुओं की संख्या। तो प्यारे बच्चों बॉडी स्टैंडर्ड है ना, तो लैटिस बिंदु हमारे कितने हो जाएंगे, बॉडी स्टैंडर्ड है तो लैटिस बिंदु 2 ना होंगे, तो 2 पे मारिए। कैसे 4 मार रहे हैं प्यारे लाल, 4 मारिएगा, चारों चीते गिर जाइएगा, पटा जाइएगा एग्जाम हॉल में। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि सिंपल क्यूबिक सेल की संकुलन क्षमता। हम बताएं ना संकुलन क्षमता क्या होता है। संकुलन क्षमता को कभी भी परसेंटेज में निकाला जाता है, तो संकुलन क्षमता किसका, तो सिंपल क्यूबिक का। तो सिंपल क्यूबिक का 52%। और प्यारे बच्चों ये अगर आप लोग कर लेते हैं ना, तो ये अगर यहाँ पे ये जो पूरा चैप्टर वाइज अगर हम पढ़ा देंगे ना, तो एक क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा। ये आप लोग ध्यान रखिए, अगर 0 लेवल का पढ़ाई है तो हीरो बन जाइएगा ये सब क्लास करके, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व। तो हम बताएं ना शॉर्टकी दोष में क्या होता है, समान संख्या में धन आयन ऋण आयन
निकल के भागने लगते, एकदम भागत जाते हैं, तो घनत्व क्या होगा, कम होगा। एक कमरे में 20 आदमी है, 10 गो लड़का 10 गो लड़की, अब एगो लड़का एगो लड़की भागने लगे, फिर एक दिन क्या किया, एगो लड़का एगो लड़की हाथ पकड़ा है, ले दौड़ के भाग गए, यानी क्या समान संख्या में लड़कों भाग रहा है लड़की, तो रूमुआ का स्पेसवा क्या होगा, खाली न होगा, घनत्व कमे ना होगा। तो यहाँ देखिए उसे कहते हैं हम लोग क्या, शॉर्टकी दोष तो क्या होता है, घट जाता है। फ्रेंकल दोष में क्या होता है, एक रूम में 10 गो लड़का है 10 गो लड़की है मान लीजिए, अब फ्रेंकल दोष में क्या, एगो छाजा है, तो क्या होगा प्यारे बच्चों, एगो लड़का एगो लड़की का कूद के छाजा पर चढ़ जाएंगे, मान लीजिए वो अंतरकाशीय स्थान है, तो यानी क्या वो तो रूमुए में रहेंगे ना, घनत्व तो उतने रहेगा, भले वो क्या बानर की तरह क्या कर गए, चढ़ गए छाजा पे, तो यहाँ पे क्या होगा, वो तो है तो रूमे में, घनत्व तो उसका सेम रहेगा, तो घनत्व पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है फ्रेंकल में। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रेंकल शॉर्टकी क्या होता है। चलिए फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष क्या होते हैं, तो फ्रेंकल दोष और शॉर्टकी दोष क्या होता है, तो जो रूमुआ है ना उसको मान लीजिए क्रिस्टल, तो इसी में ना ये दोषवा उत्पन्न हो रहा है, एक में हो रहा है कि लड़का लड़की फरार और दूसरा में टॉप के कहाँ चल जा रहा है, छाजा पर। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या, ये सब किसके बीच में हो रहा है, तो ये रूम का मतलब क्या, ये क्रिस्टल के बीच में हो रहा है, यानी कहने का मतलब क्या, फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष कौन सा दोष है, क्रिस्टल का ही दोष है, यानी इस रूमुए का दोष है, कोनो भाग रहा है कोनो कूद रहा है उस पर, तो ये किसका दोष है, ये क्रिस्टल का है। तो ये आपको याद रखना है। अगला आज ये कि 20 सीसी सेल की एक संकुलन क्षमता होती है, 20 सीसी सेल का संकुलन क्षमता कितना होता है, 20 सीसी, तो आप मारिए इसका संकुलन क्षमता 68%, 20 सीसी का संकुलन क्षमता 68%, यह आपको याद रखना है। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन कि आप देखिए एफसीसी के एक, यहाँ देखिए एफसीसी एकक सेल की संकुलन क्षमता होती है, किसका, एफसीसी का, तो एफसीसी का कितना हो जाएगा, 74% होता है एफसीसी का, तो यहाँ पे आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे देख लीजिए अरे बाप रे, चलिए क्वेश्चन है कि फलक केंद्रीय घनीय जालक, फलक केंद्रीय प्यारे बच्चों घनीय जालक में एक एकक कोष्ठिका कितने एकक कोष्ठिकाओं को सविभाजित करती है, कितने एकक कोष्ठिकाओं को बाबू ये सविभाजित करेगी, तो आपको बताना है कि ये 8 एकक कोष्ठिकाओं को सविभाजित करती है। ए पे मारिए, बिल्कुल ज्यादा मत सोचिए, ए पे मार दीजिए, आपका राइट आंसर होगा। एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव हो सकते हैं, एक क्रिस्टल में 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव हो सकते हैं, 14 प्रकार का क्रिस्टल जालक आपका एक क्रिस्टल में संभव हो सकता है, 14 प्रकार का। तो यहाँ पे आपको लिखना है 14 प्रकार का एक क्रिस्टल में क्रिस्टल जालक संभव हो सकते हैं, तो ये भी साथ में आपको बाबू याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि CsCl की क्रिस्टल संरचना होती है, CsCl की क्रिस्टल संरचना। अब यहाँ बताइए जो CsCl होता है इसकी क्रिस्टलीय संरचना कैसी होती है, तो CsCl का क्रिस्टल संरचना किसमें होगा, तो ये BCC में होगा, किसमें होगा प्यारे प्यारे, किसमें होगा, तो आपको बताना है कि CsCl का क्रिस्टल संरचना होता है BCC का, तो ये आपको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि BCC में पैकिंग दक्षता और खाली स्थान कितना होता है। BCC संरचना में जो पैकिंग दक्षता और वॉट्स का मतलब होता है खाली स्थान, तो BCC में पैकिंग पहले पूछा है, तो पैकिंग होता है 68, पैकिंग कितना 68 और खाली कितना 32। पहले ऐसा नहीं कर देना कि जिसमें पहले 32 हो तो उस पर मार देना है फिर 68% पे मारना है, नहीं ऐसा गलती नहीं करना है। यहाँ पे करना है पहले 68% भरा पूछ रहा है, भरा फिर खाली, क्योंकि क्या पूछ रहा है BCC में पैकिंग दक्षता पूछ रहा है, पैकिंग 68 खाली 32, तो आपको ऐसे करके टिक मारना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि क्रिस्टल में समन्वय संख्या में वृद्धि होती है, क्रिस्टल के समन्वय संख्या में वृद्धि कब होगी, जब उसमें दाब देंगे, ताप नहीं, क्रिस्टल में समन्वय संख्या में वृद्धि होती है दाब से, दाब वृद्धि से उसके समन्वय संख्या में वृद्धि होगी, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है कि डायमंड में पैकिंग दक्षता और खाली स्थान का कितना प्रतिशत होता है। प्यारे बच्चों आज का सेशन बहुत ही धमाल है, बहुत ही कमाल है, तो सबसे पहले आपको कमेंट में बाबू आज कमेंट फुल हो जाना चाहिए और शेयर हो जाना चाहिए ये वीडियो, तो यहाँ पे आपको कमेंट में बता देना कि ये क्लास आपको कैसा लगा और लाइक तो पूरा कीजिए, यहाँ पे सभी बच्चे पहले लाइक कर दीजिए तो, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, इतना काम कीजिए प्यारे बच्चों, फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब पूरा कीजिए, दबा के पूरा लाइक कीजिए, सब बच्चा लोग यहाँ पे क्या कीजिए लाइक शेयर सब्सक्राइब पूरा कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपका अंतिम मौका वाला क्लास स्टार्ट हो चुका है, अंतिम प्रहार, जो अगर आपकी तैयारी नहीं हुई है शुरू से अभी तक पढ़ सकते हैं, तो यहाँ आप देख लीजिए पूरी तैयारी कंठस्थ करके 480 ला सकते हैं, तो यहाँ पे आप लोग इस प्रकार का तैयारी कीजिए। तो लाइक शेयर तो यहाँ पे भूलिए मत,
और सब्सक्राइब तो करना आपको बनता ही है, इतना मेहनत जो कर रहे हैं आपके लिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, फटाफट से लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और कोर्स ले लीजिएगा, बहुत कम कीमत का है। यहाँ पे नंबर लिख देते हैं 91 35 74 20 24। आप इस पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। नॉर्मल व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, फ्री वाला मैसेज कीजिए, लिंक जाएगा, ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे अभी 11 बजे वाला क्लास होगा, तो आप लोग 11 AM में रिवीजन का क्लास कीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, और कमेंट में बताना है क्लास कैसा लगा। मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय सभी प्यारे बच्चों को, नमस्कार।